नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के जीके जीएस का 18वां क्लास है और इस सेशन में हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कुल 15 क्वेश्चनों का सीरीज, जिस पे हम अच्छे से चर्चा करते हैं। तो यह जीके और जीएस और साथ ही साथ अगर आपका सब्जेक्ट भूगोल है तो उसके लिए यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि हिमालय पर्वत की ऊपरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमाद्री या हिमाचल या शिवालिक या सतपुड़ा। तो आपको हम बताते हैं कि हिमालय जो है वह 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका महान हिमालय। यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो एक है आपका ट्रांस हिमालय, यह है आपका ट्रांस हिमालय जिसे हम लोग पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका महान हिमालय और इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है आपका लघु या मध्य हिमालय और चौथा है आपका शिवालिक श्रेणी, जिसको हम लोग बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 श्रेणियां हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पूछा गया कि उत्तरी पर्वतमाला, तो यहाँ पे ट्रांस या पार हिमालय दिया नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, कि दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका ए, कि उत्तरी पर्वतमाला का नाम जो है वह महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय है। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो अब यहाँ पे जब लिंगा अनुपात हम निकालते हैं, यानी कि सेक्स रेशियो जब निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुणे 1000। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? तो आपका लिंगा अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो कहलाता है। और यहाँ पे शिशु लिंगा अनुपात के लिए जो निर्धारित किया जाता है सेम यही रहता है कि बालिकाओं की संख्या बटा में बालकों की संख्या, और इसमें बालिकाओं की या बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष देखी जाती है। ठीक है, 0 से 6 मल्टीप्लाई 1000 होता है। तो इसे हम लोग शिशु लिंगानुपात निकालते हैं। साक्षरता दर का क्या होता है? तो साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो साक्षरता दर में क्या होता है कि साक्षरों की संख्या, और इसमें जो लिया जाता है कि 7 वर्ष से अधिक आयु। अगर आपसे पूछा जाए कि साक्षरता दर के लिए एज क्या निर्धारित की गई है, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ष के वह सभी व्यक्ति जिन्हें कोई ना कोई एक भाषा लिखकर पढ़ सकते हैं, किसी भी एक भाषा में लिखकर पढ़ सकते हैं, उन्हें हम साक्षर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर देवनागरी लिखी तो क ख ग केवल आप पढ़ लेते हैं, मिला के भी पढ़ लेते हैं, तो आप साक्षर हैं। और इसके लिए एज क्या निर्धारित किया गया है? 7 वर्ष निर्धारित किया गया है। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लोग लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ पर की गई थी? साकची झारखंड में, या भद्रावती कर्नाटक में, या राउरकेला उड़ीसा में, या भिलाई छत्तीसगढ़ में। तो आपने पता है कि भारत की पहली स्टील प्लांट की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा साकची झारखंड में किया गया था साल 1907 में। तो सही आंसर होता है आपका ए। और इसका नाम क्या दिया गया था? टिस्को। ठीक है, इसका नाम दिया गया था टिस्को। टिस्को जो है भारत में निजी क्षेत्र के स्वामित्व का भारत का महत्वपूर्ण इस्पात कारखाना है। और टिस्को को भारत में पूर्ण रूप से पहला लौह इस्पात कारखाना भी माना जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे राउरकेला की, तो भारत में प्रथम एकीकृत, ठीक है, भारत में प्रथम एकीकृत लौह इस्पात कारखाने की बात किया जाए तो वो कौन सा था? उड़ीसा का राउरकेला। और इस कारखाने को किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो साल 1959 में इस कारखाने को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एकीकृत पहला कारखाना कौन सा है, तो राउरकेला उड़ीसा का भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कौन है? तो झारखंड में साकची है, जिसे 1907 में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं भिलाई की। तो भिलाई लौह इस्पात कारखाना जो है, भिलाई लौह इस्पात कारखाना, तो इसको पूछा जाता है कि इसको किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ में। और भद्रावती इस्पात कारखाना जो है, इसे कब स्थापित किया गया था? तो भद्रावती इस्पात कारखाना जो है साल 1923 में,
साल 1923 में इसे कर्नाटक में स्थापित किया गया था। तो ये सारे के सारे इस्पात कारखाना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भिलाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इस्पात के लिए, राउरकेला भी इस्पात के लिए, भद्रावती भी इस्पात के लिए, और साकची भी जो झारखंड में स्थित है इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था, मुंबई में या दिल्ली में या चेन्नई में या कोलकाता में। तो भारत में जो पहला भूमिगत रेलवे बनाया गया था वह कोलकाता में बनाया गया था। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि भारत में प्रथम जो आपका मेट्रो की शुरुआत की गई थी वह कोलकाता, भारत का प्रथम जो मेट्रो था, मेट्रो भी कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में। और इसका परिचालन कब शुरू हुआ, तो इसका परिचालन शुरू हुआ था 24 अक्टूबर साल 1984 को। 1984 को इसका परिचालन शुरू किया गया था। अन्य की अगर बात करें कि विश्व में सर्वप्रथम मेट्रो, ठीक है, विश्व में अगर प्रथम मेट्रो की बात करें, विश्व का प्रथम मेट्रो, तो इसकी शुरुआत की गई थी लंदन में। और भारतीय में अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने रेलवे जोन है, तो कुल रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो को लेकर कुल 18 रेलवे जोन है भारत में। और दिल्ली मेट्रो का अगर आपसे परिचालन की बात किया जाए, क्योंकि कोलकाता के बाद भारत में जो दूसरा मेट्रो चलाया गया था वह दिल्ली में चलाया गया था, ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो की अगर बात किया जाए तो दिल्ली मेट्रो का परिचालन जो किया गया था 24 दिसंबर साल 2002 को, साल 2002 को दिल्ली मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से इंजीनियर श्रीधरन को जाना जाता है, श्रीधरन को, ठीक है, श्रीधर को भारत में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड, टिहरी, खड़गवासला या धौली गंगा। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह हीराकुंड बांध है। अब यहाँ पे जानते हैं हीराकुंड बांध के बारे में। तो हीराकुंड बांध की कुल लंबाई जो है वह 4800 मीटर है, यानी कि 4 किलोमीटर 800 मीटर इसकी कुल लंबाई है। यह कहाँ पर, तो यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर, और उड़ीसा राज्य में महानदी बनाया गया, और उड़ीसा के किस जिले में, तो संबलपुर में, ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर में इसे बनाया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं टिहरी बांध की। तो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, और इसकी ऊंचाई कुल कितनी है, तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। किस नदी पे बनाया गया है, तो भागीरथी और भिलांगना प्लस भिलांगना, भिलांगना के संगम पर इसे बनाया गया है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका होगा ए, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, असम में या छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वह असम राज्य में पाए जाते हैं। तो सही आंसर होता है सी, छत्तीसगढ़ में जो है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में पर्णपाती वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। झारखंड में भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, और यूपी में भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। अब यहाँ पे सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन जो होता है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 75 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, एवरेज वर्षा होती है, ठीक है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो अब भारत में सबसे पहले जान लेते हैं कि सदाबहार वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो भारत में जो सदाबहार वन होता है वह आपके वेस्टर्न घाट पर, इस वेस्टर्न घाट पे, साथ ही साथ अंडमान और निकोबार में, और नॉर्थ ईस्ट जिसको हम लोग सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, सेवन सिस्टर्स के जो राज्य हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वन, ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन जो होता है
किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट साल 2021 की अगर बात किया जाए तो भारत का पूरे क्षेत्रफल का 1% कितना है? 24.62% है। जबकि होना कितना चाहिए? तो किसी भी वन नीति के अनुसार पूरी भूमि के 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। लेकिन जो आपका वन रिपोर्ट 2021 कहता है वह है 24.62% है, पूरे भारत के भूभाग पर वन है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक वन की अगर बात करें तो वह है आपका मध्य प्रदेश, एमपी। लेकिन वन प्रतिशत की अगर बात करें, सर्वाधिक प्रतिशतता वाला वन किस राज्य में पाया जाता है? तो मिजोरम में पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक आपका। और सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? तो सबसे कम वन जो होता है वह हरियाणा राज्य में पाया जाता है। तो ये रहे इस क्वेश्चन की डिटेल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर है कि झारखंड में झूम खेती को कुरुआ के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पर जानते हैं कि झूम खेती एक प्रकार के आदिम कृषि का प्रकार है। आदिम कृषि भी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कर्तन या दहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कर्तन और दहन के नाम से भी जाना जाता है। झूम खेती जो है पर्यावरण की दृष्टि से काफी हानिकारक मानी जाती है। अब यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में इसे जो होता है दीपा बेबर डैया के नाम से जाना जाता है। डैया के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में खास करके असम में इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। और अगर विश्व की अगर बात किया जाए तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में इसे कोनको कहा जाता है। वियतनाम में इसे रे कहते हैं। वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो अब यहाँ पे सब कुछ जान लेते हैं कि भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वह है आपका 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय सीमा की लंबाई, कुल तटीय सीमा की लंबाई अगर पूछा जाए तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। अगर मुख्य तटीय सीमा की बात करें तो यह है आपका 6,100 किलोमीटर। यह मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है। भारत के अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का क्षेत्रफल है। भारत का उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात किया जाए, नॉर्थ से साउथ की, तो भारत से उत्तर के दक्षिण की जो लंबाई है वह 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई की बात किया जाए, ईस्ट से वेस्ट की, तो ईस्ट से वेस्ट की जो भारत की लंबाई है वह है आपका 2,933 किलोमीटर। तो ये आपका है। भारत का जो है क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत के पास है? तो 2.42% क्षेत्रफल पूरे विश्व का अकेले भारत में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर 2011 की जनगणना की बात किया जाए तो दूसरा है। और वर्तमान समय का जो जनगणना आंकड़ा है, हालांकि सेंसस तो हुआ नहीं है, तो उस क्रम में भारत विश्व की जनसंख्या का पहला सबसे बड़ा देश है। अब बढ़ते हैं अगले को। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य की हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो अब यहाँ पे हम आपको एक डायग्राम के थ्रू बताते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हिमालय को 4 पार्टों में बांटा गया है। पहला जो है आपका ट्रांस हिमालय है, दूसरा जो है महान या हिमाद्री हिमालय है, तीसरा लघु या मध्य हिमालय है, और चौथा जो है वह शिवालिक श्रेणी है। नदी घाटियों के आधार पर भी हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। तो आपका यहाँ पे आता है कि सिंधु से सतलज
ठीक है, जो सिंधु, यहाँ पे सिंधु नदी है और सिंधु से ये आपकी सतलज नदी है। तो सिंधु से सतलज नदी के बीच के हिमालय को हम लोग पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। पंजाब कह लें या कश्मीर हिमालय। उसके बाद सिंधु से काली नदी है, यहाँ पर काली नदी है, सिंधु से काली नदी है, तो इसके बीच को हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सतलज से काली नदी। उसके बाद अगर आपसे पूछा काली से तीस्ता नदी है, यहाँ पर तीस्ता नदी है, तो इसे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता से यहाँ पे आपका आता है दिहांग नदी, जिस जो ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानी जाती है, तो यहाँ पे दिहांग नदी, तो इसे हम लोग असोम हिमालय के नाम से जानते हैं, यानी कि असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि सिंधु से सतलज के बीच को किस नाम से जाना जाता है, जो हिमालय किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर मैंने बताया सिंधु से सतलज के बीच का जो हिमालय है उसे पंजाब या कश्मीर के हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है आपका ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम से होता है जो उत्पन्न होता है। तो भारत की अगर बात की जाए तो यह भारत है और ये आपका उत्तर पश्चिम आता है। तो उत्तर पश्चिम में जो का शीतकालीन वर्षा होता है, यानी कि ठंडी के समय में जो वर्षा होती है उत्तर पश्चिम में, यानी कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया और बिहार का मैक्सिमम पटना। तो शीतकालीन में जो होता है दो मानसूनों से भारत में वर्षा होती है। एक तो आपका नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून से, और उत्तर पूर्वी मानसून भारत के केवल एक राज्य में वर्षा करता है, वह है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। यहाँ पर आपका कोरोमंडल तट है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर पूर्व जो पूर्वी वर्षा है, ठीक है, उत्तर पूर्वी वर्षा जो है भारत के किस राज्य में वर्षा करती है, और ये भी वर्षा होता है शीतकाल में, तो केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे। तो जो नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, पूरा उत्तर पश्चिम में भारत में वर्षा होती है वह किससे होती है, तो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से यह वर्षा होती है। और यह पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पे, तो एक प्रकार का चक्रवात है, और यह चक्रवात कहाँ बनता है, तो भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में यह चक्रवात बनता है। और यह पूरे शीत ऋतु में, ठीक है, अच्छी खासी वर्षा करती है। और इस समय पूरे उत्तर भारत में किसकी फसल होती है, तो रवि की फसल होती है, ठीक है, पूरे उत्तर भारत में रवि की फसल होती है। और रवि की मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं। तो गेहूं की फसल के लिए वर्षा काफी लाभप्रद होती है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या ओडिशा में। तो सभी ने पता है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है सी। अन्य राष्ट्रीय उद्यान जो अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर कहाँ पे है, गुजरात में है। उसके बाद दुधवा पूछा जाए तो दुधवा कहाँ पे है, तो यूपी में है। उसके बाद अगर आपसे बांदीपुर पूछा जाए तो बांदीपुर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। मानस आपका असम में है। उसके अलावा दाचीग्राम जो है कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जम्मू कश्मीर में है। रोहिला कहाँ पर है, तो रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हिमाचल प्रदेश में है। कैबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। और यह तैरता हुआ क्यों है, क्योंकि एक झील में है और उस झील का नाम क्या है, तो लोकटक झील है। तो कैबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में है और यहाँ पर लोकटक झील है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो भगवान महावीर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह गोवा राज्य में स्थित है। तो यह कुछ आपके इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान रहे। तो सही यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। और वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल कितनी है, तो वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है 105। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, दिहांग, जमुना, सांगपो या लोई। तो सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र को किन किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तो पहले आंसर आपका होता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो होता है ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील से। तो यहाँ पर इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र भारत में जो प्रवेश करती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो यह इससे एक नदी, मतलब कि अरुणाचल, यहाँ पे हम लिखते हैं अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में सांगपो, सांगपो को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दिहांग जब आगे बढ़ती है तो असम में प्रवेश करती है, तो दिहांग से दो नदियां आके मिलती हैं, एक है आपका दिबांग और एक है लोहित। तो इनकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है। तो असम में इसे कहा दिबांग, मतलब दिहांग से दिबांग और लोहित जब मिलती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और असम के बाद यह प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, तो इससे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है तिस्ता, ठीक है। तो इसकी संयुक्त धारा को जमुना कहा जाता है। तो बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। और बांग्लादेश में जमुना किससे जाकर मिलती है, पद्मा से, ठीक है। पद्मा प्लस जमुना जब मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और आपने पता है कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा जो है वह आगे चलकर, ठीक है, जो है एक नदी से मिलती है, उसका नाम आता है आपका बराक। और यह बराक नदी से मिलकर, बराक इसका एक और नाम आता है मेघना, मेघना से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये इसके नाम रहे, ठीक है। तो तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग कहा जाता है, असम में दिबांग से जब दिबांग और लोहित मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से तीस्ता मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को जमुना कहते हैं। और जमुना आगे चलकर पद्मा से मिलती है, पद्मा कौन है, तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, तो इसकी संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। और पद्मा मणिपुर की एक नदी है, बराक और मेघना से मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और यही मेघना विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके मध्य चलाई गई थी, अकोला के मध्य, पुणे के मध्य, या नागपुर या ठाणे। तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, तो 16 अप्रैल साल 1853 को, साल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कितने किलोमीटर तक चलाई गई थी, तो 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। भारत में रेलवे, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल जीजे कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि इसी के शासनकाल में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगर आपसे बात किया जाए कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो रेलवे जो बोर्ड है वह बनाया गया था साल 1905 में। रेल बोर्ड कब बनाया गया था, तो रेल बोर्ड बनाया गया था साल 1905 में। और भारत में रेलवे का विद्युतीकरण कब किया गया, तो विद्युतीकरण किया गया था भारत में साल 1925 में। 1925 में भारत को विद्युतीकरण किया जाना शुरू कर दिया गया। और भारत में साधारण बजट से रेलवे बजट को अलग कब किया गया था, तो साल 1924-25 में रेलवे के बजट को साधारण बजट से अलग कर दिया गया। और उसके बाद साल 2017 में पुनः साधारण बजट को रेलवे के बजट से मिला दिया गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह राज्य जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है, राजस्थान तथा बिहार, गुजरात तथा राजस्थान, बिहार तथा झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। तो यह राज्य युग में आप देख सकते हैं, तो सही आंसर होता है बी कि गुजरात तथा राजस्थान में जो है वह कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाए जाते हैं। और यहाँ की बात किया जाए, राजस्थान में तो कटीले वन पाए जाते हैं, लेकिन बिहार में जो होता है वह पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पे बिहार और झारखंड दोनों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में दोनों जगहों पे पर्णपाती और साथ ही साथ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं।
मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका बी। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का वह है कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में या असम राज्य में? तो मानस टाइगर रिजर्व जो है वह असम राज्य में स्थित है, तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पर जानते हैं इसके बारे में कि इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो मानस को है यह राष्ट्रीय उद्यान भी है और इसे साल 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और उसी समय इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। मानस टाइगर जो है मानस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो साल 1985 में मानस को जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब यहाँ पे होता है कि इसका नाम मानस क्यों रखा गया? तो इसका नामकरण जो है मानस नदी के नाम पर ही इसका नाम मानस रख दिया गया। असम को अगर कहा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार जो है असम राज्य को कहा जाता है, ठीक है। और गुवाहाटी को पूर्व की रोशनी कहा जाता है। तो असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी है, तो इसे क्या कहा जाता है? पूर्व की रोशनी, ठीक है। गुवाहाटी को पूर्व की रोशनी कहा जाता है। तो ये रहे इस क्वेश्चन के। इस सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही पर, चंबल पर, साबरमती पर या नर्मदा पर? तो गांधी सागर बांध की अगर बात की जाए तो गांधी सागर बांध जो है वह चंबल नदी पर स्थित है, तो सही आंसर होता है बी। अब यहां पर जानते हैं कि अन्य के बारे में कि चंबल नदी पर कौन कौन से है। तो चंबल नदी पर जो है वह गांधी सागर है, इसके अलावा जो है राणा प्रताप सागर है, सागर बांध है, इसके अलावा जो है वह जवाहर सागर परियोजना है। परियोजना ये सारी की सारी जो है वह चंबल नदी पर है। आगे की अगर बात किया जाए यहाँ पर नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा पे कौन कौन से हैं? तो नर्मदा नदी पे जो है वह है आपका सरदार सरोवर, इसके अलावा नर्मदा नदी पे जो है इंदिरा सागर परियोजना है, इंदिरा सागर परियोजना है। इसके अलावा जो है ओंकेश्वर परियोजना भी नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध की अगर बात की जाए तो सरदार सरोवर बांध जो है भारत में सर्वाधिक जल धारण क्षमता करने वाला बांध है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी है, तो सरदार सरोवर बांध की सर्वाधिक जल धारण क्षमता परियोजना। अब यहाँ पे इंदिरा सागर परियोजना आया और आप अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो एक और है यहाँ पर कि इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, जिसे पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। तो यह किस राज्य में है? तो यह भारत का जो है राजस्थान राज्य में है, ठीक है। और यह भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र को विकसित करने वाला नहर है। तो हालांकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है बी। तो दोस्तों यह था आपका 18वां जीके जीएस का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।